नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर का कारण क्या है या इस पर और किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो देखिए, गुजरात है तो गुजरात में आप जानते हैं कि समुद्र है। ऐसी गोवा समुद्र के किनारे है। महाराष्ट्र में फेमस आप जानते हैं मुंबई, ये सब समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं और यानी कि इन सभी राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। लेकिन राजस्थान केवल एकमात्र ऐसा राज्य है इस ऑप्शन में जिसकी सीमा किसी भी समुद्री इलाके से नहीं लगती। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? राइट, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब इस पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका अपोजिट बन सकता है। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको देंगे, उनमें से ये कहें कि किसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है और भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से किसकी नहीं लगती, तो राजस्थान के अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, दिल्ली है, तेलंगाना है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, बिहार है। ये वो राज्य हैं जिनकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके विपरीत अगर हम बात करें किन किन राज्यों की है, तो इसमें उदाहरण आ सकते हैं। 3 तो उदाहरण आपके सामने ही दे रखे हैं, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है। लेकिन इसके अलावा देखें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगती है और किसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कि मेजरमेंट हमें करना है। किसका करना है? प्रदूषण का। प्रदूषण से मतलब यहाँ पर नदी के प्रदूषण से सिंपल मतलब क्या होता है? नदी के प्रदूषण से मतलब है जल प्रदूषण, मतलब जल का प्रदूषित होना। तो इसका जो सूचकांक है वो आधारित होता है बीओडी पर। इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा है बीओडी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें एक एक ऑप्शन को एनालाइज करके तब ही सही आंसर पर जानना चाहिए। जैसे एटीपी, एटीपी को अगर आप देखें तो इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये क्या है? शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। मतलब श्वसन में जो भी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ये संचित कर लेता है और जब भी किसी भी अभिक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इस एटीपी को हम क्या कहते हैं? इस एटीपी को हम कहते हैं कोशिका का या उपापचय क्रियाओं का, उपापचय क्रियाओं का करेंसी। क्या नाम देते हैं? उपापचय जगत का सिक्का या करेंसी। क्यों? क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ऐसे ही अगर एसटीपी की बात करें तो केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में एसटीपी का नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आपने एनटीपी पढ़ा होगा, सुना होगा, उसी तरीके से होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन प्रदूषण में और खास तौर से जल प्रदूषण में भी ये शब्द आता है और इसकी फुल फॉर्म होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? सीवेज को हम हिंदी में कहते हैं वाहित मल, जो हमारे घरों से निकलता है वाहित मल। तो वाहिल मल को
ठीक है, इसको उपचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपचारित करना, उसका ये एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एसटीपी, इसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहाँ एक ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए कह दें कि ऐसा ऑप्शन दे रखा है WPL। WPL में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग, लेकिन ये जनरली जल प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं हम अपने BOD। BOD क्यों आंसर है? अब BOD के पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जब का जल का प्रदूषण होता है तो इस जल प्रदूषण में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जुड़ जाते हैं या आ जाते हैं। अब इन कार्बनिक पदार्थों की वजह से जल प्रदूषित हुआ तो क्या होता है, जल में कुछ सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? ये ऑक्सीजेनिक हैं, या इसी को एक नाम देते हैं एरोबिक वायुवीय। ये क्या करते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और इनको अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जो कि जल के प्रदूषण को कम करने का काम करता है। तो अब मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा इन कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने में उपयोग की जाएगी। अब इसमें भी होता है कितना होना चाहिए, तो इसके लिए परिभाषा होती है, किसी भी प्रदूषित जल का 1 लीटर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा जो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसको हम नाम देते हैं BOD। और अगर हम बात करें BOD और प्रदूषण, ठीक है, BOD और प्रदूषण जो है वो कैसे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जिस जल का BOD हाई होता है उसमें प्रदूषण सबसे अधिक है, और अगर BOD कम है तो ये कहते हैं ये कम प्रदूषण को शो करता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जल प्रदूषण या नदी के प्रदूषण के स्तर की माप BOD के द्वारा की जाती है। BOD उसका सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। देखें, टाइफाइड जिसको आप मियादी बुखार कहते हो, ये जीवाणु द्वारा होता है। अगर आप आगे डिटेल से जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, जो इसको कॉज करता है। ऐसे ही कॉलरा भी क्या है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, और इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा कॉज करता है। मलेरिया देखें तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन के द्वारा होता है। एक प्रोटोजोन यानी कि प्रोटोजोआ के सदस्य के द्वारा होता है, और इस प्रोटोजोन का नाम क्या है? इसका नाम है प्लाज्मोडियम। पूरा नाम देखते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम क्या है, मनुष्य में मलेरिया कॉज करता है, और इस मलेरिया, ठीक है, को कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम को हम मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है वो वाहक है मादा एनाफिलीज। ये एक मच्छर है जो आप जानते हैं, इसके काटने से ही मनुष्य संक्रमित होते हैं और उसी की वजह से मलेरिया उत्पन्न होता है। तो अब देखें, हमने 3 ऑप्शन यहां पर डिस्कस किए, यानी कि इनमें से कोई भी वायरस या विषाणु के द्वारा नहीं हो रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या बचता है? हमारा आंसर है जुकाम। जुकाम एक वायरस के द्वारा होने वाला जो है वो रोग है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, और इसको हम एक टेक्निकल नाम देते हैं जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखें, इसमें उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है।
जैसे विषाणु के द्वारा और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे पोलियो होता है, जैसे आप देखते हो मम्स होते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि 3 आपको जो है वायरस से होने वाले रोग दे दिए जाएं और फिर पूछे कि जीवाणु के द्वारा होने वाला या प्रोटोजोन के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वायरस जो है उसमें संक्रमण की अगर हम बात करें तो इन 4 ऑप्शन में से जुकाम या इन्फ्लुएंजा जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है और वो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब कृषि के केवल लिखा होता तो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली मौसम की हम बात कर रहे हैं और भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है वृष्टि। वृष्टि का मतलब है वर्षा या वृष्टि का मतलब है रेनफॉल। क्यों है? जैसे हम देखें कि भारत की अगर हम पोजीशन देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, तो ये जो हमारा भारत देश है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है हमारे समशीतोष्ण या उष्ण जो कटिबंध है उस पर स्थित है। और यहाँ पर जो पानी का स्रोत है या जल का स्रोत है, वैसे तो नदियां हैं, ठीक है, लेकिन नदियां सभी जगह पर नदियों का जल जो है वो सभी के लिए सिंचाई में उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए सिंचाई जो है वो भारत के अंदर मुख्यतः निर्भर करती है वृष्टि पर या रेनफॉल पर, और ये ही हमारा सही आंसर है। तापमान वेरी करता है, अलग अलग होता है। हमारे भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी तरीके की जलवायु पाई जाती है, लेकिन ये सारे के सारे विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन सभी प्रकार की फसलों के लिए सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल जो है उसका मुख्य सोर्स भारत के लिए क्या है? रेनफॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वृष्टि। अब नेक्स्ट आता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो सबसे ठंडी परत की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे ठंडी परत कौन सी है। सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, ये डायरेक्ट आंसर है। लेकिन वैसे ये पूछा जाता है कि टोटल कितनी परत होती हैं, तो टोटल परतों की संख्या होती है 5। आपके ऑप्शन में दे रखी है 4। और इनके लगने के क्रम की अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी में अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है? क्षोभमंडल, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है तापमंडल। तीसरे नंबर पर क्या होता है, जो आप जानते हैं जिसके बारे में भी हमने कहा, मध्यमंडल। चौथे नंबर पर क्या होता है? आयनमंडल, ठीक है। और 5वें नंबर पर होता है जिसको हम नाम देते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो अगर हम तापमान की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के मेन मतलब जो कैनोपी होती है या जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे निचली लेयर होती है, और यहां पर तापमान जो है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। दूसरे अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो ये लगभग 56 से जो है वो -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तीसरी जो परत आती है जिसको हम नाम देते हैं मध्यमंडल, इसके अंदर टेम्परेचर सबसे कम है, जो नियरली -85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और -100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये वेरी करता है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डाटा मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो ये है। और आयन मंडल की अगर हम बात करें तो आयन मंडल में तापमान क्या होगा? फिर से चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है -85 ही अगर रेंज मान लें या 100 मान लें, तो ये हो जाता है लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर का टेम्परेचर होता है। तो अब इस एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखें तो मध्यमंडल है जो सबसे ज्यादा ठंडा परत होगा, जिसका तापमान सबसे ज्यादा कम होगा। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। फिर ये पूछ सकते हैं लगने का सही क्रम क्या है, उसमें आपको इसको जम्बल्ड करके दे देंगे, सही क्रम पूछेंगे। परतों की संख्या कितनी है ये भी पूछेंगे, और फिर आगे डिटेल और भी है क्योंकि इसको यहाँ पर नहीं समेटा जा सकता।
कि तापमंडल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या आयन मंडल में कौन सी हैं, या पूछते हैं कि वायुमंडल जो है वो कौन से वायुमंडल की किस परत के अंदर जो है वो वायुयान उड़ते हैं, या रेडियो तरंगों के लिए कौन सा है। तो ये आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, इसके लिए बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर यहां पर पहले डायरेक्ट देख लेते हैं। मीथेन इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं क्रिएट करती, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कहलाता है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और अर्थ का टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है, एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि प्रदूषण का नतीजा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी गैसेस ऐसी एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता है कि जो भी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अब इसमें कुछ ऐसी गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाती है जो कि तापमान को बढ़ाएंगी, मतलब उस रिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगी, वापस पृथ्वी पर लेकर आ जाएंगी, फिर उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देंगी, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अन्य गैसों में अगर देखें, मीथेन के अलावा जो गैसें इसमें मेन रोल प्ले करती हैं उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर है जल वाष्प, ठीक है, इसके अंदर है इसके अलावा देखें तो N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये वो केमिकल कंपाउंड है जो रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाते हैं। इन पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। और साथ में एक और चीज आप जानते हो, ओजोन लेयर को भी जो है वो डिग्रेड करते हैं, उसका ब्रेकडाउन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर पराबैंगनी किरणें आना शुरू हो सकती हैं। तो इस पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा अगर देखें तो ओजोन भी, ठीक है, ये ओजोन भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, क्योंकि कभी कभी इसमें जो ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको O2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, ऑर्गन का सिंबल यूज कर सकते हैं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो मान लीजिए फॉर्मूले के हिसाब से आपको दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसेस क्या हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर एक संरक्षण की विधि है जिसमें हमने नेशनल पार्क बनाए, बर्ड सेंचुरीज बनाई, और ऐसे जीवों जो विलुप्त होने वाले हैं उनका प्रोटेक्शन स्टार्ट किया। तो प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए बनाया गया कि हमारे इंडिया के अंदर टाइगर की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनको हमें संरक्षित करना है। तो संरक्षित करने के लिए यहां देखें तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि इसका आंसर है वर्ष 1973, 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 1973 से आरंभ किया गया। ओके, आरंभ में यानी कि 1973 में इनके संख्या 9 थी, बाघों की नहीं, अभ्यारण्य की संख्या प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें हमने स्टार्ट किए 9 थी। अब वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 58 है। ओके, इनकी संख्या क्या है, 58 है। और एक और इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि जो टाइगर को हम संरक्षित कर रहे हैं तो एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं विश्व टाइगर दिवस या विश्व बाघ दिवस। टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं, बाघ कहते हैं। तो विश्व बाघ दिवस, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है वो प्रति वर्ष जो है हम क्या मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। तो ये क्लियर है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखें। अब
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्र पर खिंची है? तो इसका सीधा आंसर है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से डेट डिसाइड होती है उसके बारे में बात करें तो ये जो है हमारे पास है। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या है? ये भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा से 23 डिग्री कहां उत्तर में है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी पोजीशन क्या है। यह हम बात करें प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा कहां पर प्रेजेंट है? ये 0 डिग्री है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको हम जो है ग्रीनविच टाइम लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विषुवत रेखा, ये क्या है? ये 0 डिग्री, ठीक है, पृथ्वी को 0 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। मतलब ये हमारे पास है, तो एक उत्तरी गोलार्ध है, दूसरा कैसा है? दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें विभाजित करने का काम करती है। इस लाइन को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ए। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन है उन पर भी हमें ध्यान देना है, इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? अब देखें यहां पर ये जो नाम दे रखा है मन्नार, ठीक है, मन्नार एक खाड़ी का नाम है और ये कैसी है? उथले पानी की खाड़ी है। यहां पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और ये खाड़ी कहां पर है? ये भारत के रामेश्वरम से लेकर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें, रामेश्वरम कहां है भारत में? रामेश्वर है तमिलनाडु के अंदर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको बताया मैंने कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें बन सकते हैं कि ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर ये प्रेजेंट है तो आपको मैंने बताया कि रामेश्वरम, इंडिया के रामेश्वरम से और कहाँ तक? श्रीलंका के मन्नार द्वीप, इसके बीच का जो पार्ट है ये है। और यहाँ पर ये उथले पानी की खाड़ी है और आपको बताया कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात का मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या है? कि भारत में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो पहले तो हमें इसको सीधे ही याद करना है। जनगणना 2011 के अनुसार ये अनुपात है 940 अनुपात 1000। क्या मतलब हुआ? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है। पहले ये कम हुआ करता था, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, ये हमारे जो देश के राज्य हैं, यहाँ पर लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये कम होता जा रहे हैं। और अगर हम कहें पर 1000 ज़्यादा किसमें होगा? वो केरला जो हमारा राज्य है वहाँ पर ये 1000 से ऊपर भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पर, इसमें हमारा आंसर है केचुआ। चींटी हमें कोई सीधे फायदा नहीं पहुंचाती, तितली का कोई विशेष उपयोग नहीं है। हाँ, मधुमक्खी जो एक सामाजिक कीट है, ये हमारे लिए उपयोगी है। और आप जानते हो कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है इंग्लिश में एपीकल्चर। और मधुमक्खी से हमें मिलता क्या है? मधुमक्खी से हमें मिलता है शहद और मोम। लेकिन ये तो हमने मधुमक्खी के बारे में बताया, लेकिन केचुआ जो है ये किसानों का मित्र क्यों कहलाता है, क्यों कहते हैं इसके लिए? तो मनुष्य को ये क्या फायदा पहुंचाएगा, इसको देखें। केचुए की खासियत है ये मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है, सॉइल या मिट्टी के अंदर ये रहता है। और मिट्टी को और मिट्टी के साथ साथ जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनको खाता है भोजन के रूप में। तो ये उसमें सुरंग बना कर रहता है। तो उससे फायदा क्या होता है
ये मिट्टी को पलटने का काम करता है, प्लोइंग का काम करता है, हल की तरह काम करता है। इसीलिए केचुए को जो है प्रकृति का हल कहा जाता है। मतलब इससे फायदे क्या होता है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, मिट्टी पलटती रहती है। दूसरा क्या होता है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, तो ये वायु के प्रवाह को बढ़ाता है। और वायु के प्रवाह से फायदा क्या होता है, वायु के प्रवाह से होता है कि जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनको श्वसन करने के लिए वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपने भी देखा होगा घरों में जब गमले में हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने पर धीरे धीरे करके ऊपर की मिट्टी जमना शुरू हो जाती है। तो माली करते क्या है या हम लोग करते क्या हैं, ऊपर की लेयर को खुरपी की सहायता से थोड़ा सा हम हटा हटा के पलटते रहते हैं। उससे फायदा क्या होगा, एरेशन बढ़ेगा। एरेशन बढ़ेगा तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा और तेजी से ग्रो करेगा। तो वायु प्रवाह बढ़ाने के लिए ऐसे ही किसान भी क्या करता है, खेतों में निराई गुड़ाई का काम करता है, तो उससे भी क्या होता है, यही काम होता है। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो केचुआ है, ये केचुआ भूमि की या मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या है, उर्वरता को बढ़ाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे बढ़ाता है, तो उर्वरता ऐसे बढ़ाता है कि ये जो भोजन खाता है उसको पचाने के बाद क्या करता है, जो इसका वेस्ट मटेरियल यानी कि जो विष्ठा होती है, इस विष्ठा के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। और ये नाइट्रोजन आप जानते ही हैं पौधों के लिए यदि आवश्यक है, तो ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है और सॉइल की उर्वरता को ये बढ़ा देता है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं। अब ये सारी विशेषताएं खेती के लिए आवश्यक हैं, यानी कि किसान को ये फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। इसीलिए एक जो मतलब जीव है इनमें से, इनको हम नाम दे रहे हैं, यानी कि केचुए को हम नाम दे रहे हैं, ये किसान का मित्र है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको किस तरीके का डिस्कशन चाहिए। क्योंकि यहाँ ध्यान जरूर रखना है कि हम विगत वर्षों के क्वेश्चन को जब स्टडी करते हैं तो हम सीधे सीधे आंसर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन विशेषता ये होती है कि जब भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो हर ऑप्शन पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन अपने मन से फ्रेम किए जा सकते हैं, जिससे कि हमारा ज्ञान वर्धन होगा और हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कृष्णा एकेडमीज़ में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके सिलेक्शन के लिए आपके द्वारा उठाया हुआ एक कदम होगा और आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।